स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट का पहला वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में। पहला चैप्टर हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, जिसमें मैनेजमेंट के बारे में बेसिक बातें आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में हो, सबका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। हर आदमी एक गोल के साथ काम करना चालू करता है कि मुझे ये गोल या पर्टिकुलर गोल अचीव करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी बात करें तो आपका क्या गोल है? सर, हमारा गोल है कि हम 12th स्टैंडर्ड में अपनी क्लासेस अच्छे से करें, अकाउंट्स हवेली से सारी क्लासेस कर लें और हमारे 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आप लोगों ने अपना एक गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो वो नंबर लाने के लिए आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों को अच्छे से शेड्यूल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव करना चाहती है तो उसका मैनेज होना बहुत जरूरी है। और मैनेज करने के लिए उसको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिनको हम मैनेजर्स बोलते हैं। तो वो मैनेजर्स जो भी एक्टिविटी प्लान करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए, उन्हीं सभी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कि जो हम मैनेजमेंट के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिस मैनेजमेंट के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बेटा जी, तो वो मैनेजमेंट बच्चों है क्या? तो मैनेजमेंट में जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग, मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जो हैं काम करते हैं, फिर भी आपको ये एक आदमी दिखाई दे रहा होगा जो एक सेंटर में है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक आदमी को मुखिया की तरह, मेन की तरह सेलेक्ट किया हुआ है ताकि वो अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो ये जो मेन आदमी, ये जो आदमी सेंटर में है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इतने सारे लोगों को इंटीग्रेट करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिजल्ट अचीव कर पाए। तो साधारणतः आप ऐसे समझ सकते हैं, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन 11 के 11 प्लेयर में हम एक कप्तान बनाते हैं, एक कैप्टन सेलेक्ट करते हैं। वो कैप्टन सारी टीम को इंटीग्रेट करता है, एक करता है और अपने गोल को यानी कि रिजल्ट को अचीव कर लेता है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, काम सबका एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। लेकिन उन सारे लोगों को इकट्ठा करना, बांधना, इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी जिस आदमी को होती है उसको हम मैनेजर बोलते हैं। और उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो जिन ट्रिक्स को, टैक्टिक्स को या टेक्निक को यूज करता है, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब, हमें एक मुख्य आदमी चाहिए जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ये साधारण रूप पे आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी कि आगे हमें पढ़ना है, या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। आपको क्या लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है? उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या सक्सेसफुल बनाता होगा? ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को विक्ट्री के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए किस चीज की जरूरत होती होगी? तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके सामने ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। प्लांट एंड मशीनरी, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है? लैंड एंड बिल्डिंग, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है? या फिर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अब इसमें से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत जरूरी है? तो सभी का एक ही जवाब होगा, सर, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए इन सारी बातों का होना जरूरी है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सफल हो सकती है। तो क्या केवल इन्हीं चीजों से हम सफल हो सकते हैं? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास प्लांट एंड मशीनरी है वही इनफ है? नहीं सर, इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये सारी बातें तो जरूरी हैं जो अभी हमने पढ़ा है। ये ऑल ऑफ देम, ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, ये इनफ नहीं है। इनके साथ साथ इन चीजों को कंबाइन करने के लिए, इन चीजों को यूज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ती है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में आदमियों की जरूरत पड़ती है। यानी कि वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो भी बहुत जरूरी हैं। डजंट मीन, तो इन्हीं सभी बातों को इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा। तो मैनेजमेंट में हम एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, एंड दैट इज कॉमन गोल। और वो कॉमन गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को हमें अचीव कराना है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको रिप्लेस नहीं करने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने वर्ड्स, अपना दिस दैट लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स आपको रिप्लेस नहीं करने हैं। और वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपका फर्स्ट, प्रोसेस। यानी कि जब भी आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये जरूर बताना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इसके साथ में जब आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये भी लिखेंगे कि यहाँ पे हम गोल को अचीव करते हैं, अचीविंग ऑफ द गोल।
और वो गोल किस तरीके से अचीव करना। देखिए, केवल एंड केवल गोल अचीव करना एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है, फिल्म नहीं चल रही है कि जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हर कीमत पे हमें वो चाहिए, किसी भी लागत पे हमें वो चाहिए, चाहे हमें कितना भी पैसा खर्च क्यों ना करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करते टाइम और चीज़ों को भी दिमाग में रखेगी। पहली बात, जब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल डिसाइड करती है तो वो अपने गोल को टाइम बाउंड रखती है। टाइम बाउंड का मतलब वो एक टाइम डिसाइड करते हैं कि भैया ये गोल हमें इस टाइम तक अचीव करना है। दैट मीन्स, मान लेते हैं कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है या कंपनी ने अपना टारगेट बनाया है कि इस महीने हमें अपनी सेल 4% से बढ़ानी है, तो दैट मीन्स वो 4 महीने में उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है। तो जब कंपनी अपने एंड रिजल्ट की तरफ फोकस हो और जब कंपनी केवल ये टारगेट कर रही हो कि हमें अपना काम टाइम पे खत्म करना है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं इफेक्टिवली, कि हम काम को कैसे खत्म करना है, इफेक्टिवली खत्म करना है। आप ऐसे याद रखेंगे, जब जिस भी कीवर्ड्स में मिडिल में टी आ रहा हो, इफेक्टिवली वर्ड्स में मिडिल में क्या आ रहा है, टी, तो टी मतलब टाइम, तो इफेक्टिवली का मतलब हमें अपना काम टाइम पे खत्म करना है, एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर टी तो इसमें भी आ रहा है बेटा। वैसे बुक के अंदर जो आपको जर्नली वर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक, लेकिन मैंने फिर भी एफिशिएंसी को हटा के यहाँ एफिशिएंटली लिखा है, इसलिए मैंने बोला था जहां पर मिड में टी आ रहा है, टी का मतलब टाइम पे खत्म करना, यहाँ तो टी लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अगर एफिशिएंटली लिखा हुआ है तो उसमें भी टी आ रहा है, लेकिन इसकी जगह एफिशिएंसी वर्ड होता है, तो एफिशिएंसी में तो टी नहीं आता है। तो जिसमें मिडिल में टी आ जाए, ये बस याद रखने की ट्रिक है कि जिसमें मिडिल में टी आ जाए तो मतलब टाइम, इसका मतलब इफेक्टिवली का मतलब या इफेक्टिवली का रेफर होता है कि आपको काम को टाइम पे खत्म करना है, एंड रिजल्ट आपका टाइम पे आ जाना चाहिए। अब एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है या एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो बेटा एफिशिएंसी का मतलब इस बात से है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो वो टाइम बाउंड तो होगा ही होगा, यानी कि हमने डिसाइड किया है कि 4 महीने में हमें अपनी सेल, 1 महीने में हमें अपनी सेल 4% से बढ़ानी है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे रिसोर्सेज का यूज अच्छे से अच्छा हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हमें अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने हैं। दैट मीन्स इनपुट कम से कम होना चाहिए, लागत कम से कम आनी चाहिए और हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 4% के टारगेट को अचीव करने के लिए दुनिया भर की कोर्स खर्च कर दी, तो फिर मीनिंग क्या रह गया। तो हमें टारगेट अचीव भी करना है और साथ में कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में आपको अचीव करना है। केवल टाइम पे खत्म करने की बात आ रही है तो सर यहाँ पे हम इफेक्टिवली की तरफ इशारा कर देंगे, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, या मिनिमम वेस्टेज के साथ आउटपुट, या हाई क्वालिटी विद मिनिमम इनपुट के साथ अगर वो बात करेगा तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली। इसका मतलब एफिशिएंटली का मतलब होता है कि काम हमें कम से कम लागत में, मिनिमम इनपुट में, मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड बच्चों, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर पढ़ के चलोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट की प्रोसेस में, हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन चीज़ों में हमें क्या याद रखना है कि जब भी आप मैनेजमेंट के मीनिंग को लिखोगे, तो बेटा जी जब भी आप मैनेजमेंट के मीनिंग को लिखोगे तो आपको मैनेजमेंट के मीनिंग में 3 बातों को स्पेशली रखना है। पहला, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ये बात जरूर आना चाहिए। इसके बाद में आपको दूसरा लिखना है कि हमें कैसे अचीव करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को इफेक्टिवली, और तीसरा हमें किस वर्ड को लिखना है, एफिशिएंटली। तो सर एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। एक वर्ड आप बच्चों और जोड़ देंगे लास्ट में, फोर्थ, दैट इज हमें क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है। तो एक प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करना चाहती है, और वो अपने गोल को किसी भी कीमत पे अचीव नहीं करना चाहती, वो अपने गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली
अचीव करना चाहती है। सर केवल ये हो चल जाएगा, ये ना हो ना बेटा, दोनों का होना जरूरी है, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इसलिए कहा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होनी चाहिए। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, ये हम याद रखेंगे। चलिए जी, करना है मतलब प्रोसेस का मतलब उन एक्टिविटीज के सेट से है जिनको अपने गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को यूज करना है। हमने कहा ना, मैनेजर कुछ ऐसे काम करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो जाएगा। तो वो काम जो हैं जिनको मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा, मैनेजर परफॉर्म करेगा, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोसेस। इसका मतलब प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसीजर होता है या स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज हैं विच परफॉर्म बाय द मैनेजर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसमें बच्चों आप याद रखेंगे। मैं आपको याद करने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक कोड बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो मैनेजमेंट का जो बच्चों प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर मेरे बेटा 5 कीवर्ड्स हैं, 5 बातें हैं, यानी कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में 5 चीजों को आपको ध्यान रखना है, जिसको आप ऐसे याद कर लोगे, पोज डी के कंट्रोल। ठीक बेटा, थोड़ा सा आपके लर्निंग को दिमाग में रख के बनाया हुआ है, तो किस तरीके से हमें याद करना है, पोज डी के कंट्रोल। सर यहाँ पी का मतलब प्लानिंग से है, सर यहाँ ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग से है, यहाँ एस का मतलब सर स्टाफिंग से है जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, और यहाँ डी का मतलब सर डायरेक्टिंग से है, और यहाँ पर सी का मतलब सर कंट्रोल में मतलब कंट्रोलिंग से है। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में 5 एक्टिविटीज हैं जिनको आप याद कर सकते हो। पोज डी के कंट्रोल मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर फिर तो हम डेफिनेशन में भी इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसे लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। बिल्कुल, वो आप कैसे भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये जरूर लिखना है। हमें एक कॉमन गोल अचीव करना है, ये जरूर लिखना है, और वो गोल किसी भी कीमत पे नहीं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए, ये भी आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए जी, हम कैसे याद कर लेंगे इसको, हम इसको याद कर लेंगे पोज डी के कंट्रोल से। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद ये 5 शब्द आए हैं, तो पेपर में ये बात इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या करता है बच्चों, क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज में वो आपको एक एमसीक्यू रखेगा और आपको हो सकता है पूछने लगे कि बताओ इस एमसीक्यू में या इस क्वेश्चन में हम मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ कीवर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर ये कीवर्ड्स आपको दिखाई दे जाएं तो आप इसके आधार पर उन्हें पहचान लेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं वो भी आप लिखेंगे। प्लानिंग मतलब आप किसी काम को करने से पहले एडवांस में सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। जैसे हमें 12वीं पास करनी है, अच्छे नंबर के साथ पास करनी है, तो पास करने के लिए हम पहले से ही प्लान कर रहे हैं, हम पहले से ही एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने दिमाग में चल रहा है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। मतलब प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचने को हम प्लानिंग बोलते हैं। साथ में प्लानिंग बेटा एक ब्रिज का काम करती है। सर कैसे ब्रिज का काम करती है, आज मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा हूं, कल को मुझे सीबीएसई का टॉपर बनना है, सब मुझे पहचानेंगे, तो इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आज मैं एक नॉर्मल 12वीं का स्टूडेंट हूं, कल को मुझे टॉपर बनना है, इसके लिए मैंने अच्छे से कुछ सोचा, एडवांस में प्लान किया, तो उसी को तो बेटा प्लानिंग बोलते हैं। इसका मतलब प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है, जो आप जहां हैं आपको यहां से उठाकर कल को आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक लेकर जाएगी। मतलब एक नॉर्मल आदमी से आपको टॉपर बना देगी अगर आपने क्या करा है, प्लानिंग। तो इसी बात को हम लिखते हैं कि प्लानिंग में हम वेयर वी आर, आज हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू बी, हम कल कहाँ जाना चाहते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका मतलब हम प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, इस स्थिति को हम प्लानिंग बोलते हैं।
तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, आज हम डिसाइड कर रहे हैं हमें भविष्य में क्या करना है, ठीक है। या प्लानिंग, प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, प्लानिंग हमें आज हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं इसके लिए एक ब्रिज का काम करती है, और वहां से हम आसानी से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, मतलब 12वीं के टॉपर बन सकते हैं अगर आपने ऐसा प्लान किया है। सर हम अकाउंट्स हवेली से कनेक्ट हो गए हैं, तो आप हमारे लिए ये प्लानिंग कर ही रहे हो ऑब्वियसली बेटा, ऑफलाइन में आप हमारा रिजल्ट देखते ही हो, साइड में चलता रहता है, तो ऐसे ही नंबर आपके भी आ जाएंगे, बस आप हमसे कनेक्टेड रहें। चलिए जी, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ मतलब है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन लोग करेंगे? सर ह्यूमन बीइंग। तो उस ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारा रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हमें जो यूज करना है अपने रिसोर्सेज का वो कैसा करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में कि ऑर्गेनाइजिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होना चाहिए। एक वर्ड और याद रखेंगे कि यहाँ पे हम डेवलपिंग प्रीमिसेस, हम प्रीमिसेस भी डेवलप करते हैं। आप याद रखेंगे अगर पेपर में आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए डेवलपिंग प्रीमिसेस और पूछने लगे कौन सा फंक्शन है, तो ऑर्गेनाइजिंग होगा। ये बोलने लग जाए ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग होगा। या ये बोलने लग जाए कि हम इस तरीके से ह्यूमन और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करा है कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बन जाए, तो भी हम बोलेंगे सर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात कर रहा है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम स्टाफिंग के बारे में, यानी कि स्टाफिंग क्या है। तो सर स्टाफिंग का मतलब होता है जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अभी ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज किया है, आपको उसको इस तरीके से पोजीशन में लाना है, आपको इस तरीके से उसका यूज करना है ताकि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएं। लेकिन ऐसा होगा कैसे? उसी को हम स्टाफिंग बोलते हैं। तो सिंपल से याद रखनी है, पोजिशनिंग राइट पीपल राइट जॉब एट राइट टाइम। इसका मतलब सही आदमी को सही काम के लिए सही टाइम पे लगाना है। इसका मतलब स्टाफिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि सही आदमी को सही काम पे सही टाइम पे लगा दिया तभी तो रिजल्ट आएगा। आपने सही टाइम पे अकाउंट्स हवेली को सब्सक्राइब कर लिया, तो इसका मतलब आपने राइट आदमी, सही आदमी ढूंढा है, वो आपके लिए सही काम भी कर रहा है और स्टार्टिंग से ही हमने मेहनत चालू कर दी है, तो राइट टाइम पे हमने शुरुआत की है। तो राइट टाइम पे राइट आदमी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। सर ऐसा ही कुछ बोलते हैं स्टाफिंग, यानी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही आदमी सही जॉब के लिए और सही टाइम पे रखा है। ऐसा नहीं देर हो गई तो देर नहीं हुई, हमें सही टाइम पे उसको पोजीशन में लाना है, उसकी पोजीशनिंग करनी है, यानी कि उसको काम पे लगाना है। तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं स्टाफिंग। और बातें भी याद रखेंगे, इसके साइड में आप लिख लेंगे। हम स्टाफिंग में बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर भी आता है, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी आता है, सिलेक्शन में हमारा बैकग्राउंड चेक वगैरह भी आता है, और सिलेक्शन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ओरिएंटेशन यानी कि एम्प्लॉइज का ओरिएंटेशन भी आता है। तो ये सारी बातें कि उसका ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका रिक्रूटमेंट, उसका सिलेक्शन, अगर ऐसे ऐसे शब्द आपको दिखाई दें और पूछने लगे बताओ कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं हम मैनेजमेंट के, तो हम बोलेंगे स्टाफिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि स्टाफिंग में सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, वर्कर को ट्रेन करना, अगर नया है तो उसको ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, तो ये सारी बातें आती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। अब डायरेक्टिंग क्या है? तो बेटा डायरेक्टिंग में आपको याद रखना है कि डायरेक्टिंग में एक आदमी आपको डायरेक्शन देगा कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, यानी कि ऊपर से बैठकर एक आदमी आपको सुपरवाइज करेगा आप जो भी काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग में सुपरविजन आता है, डायरेक्टिंग में लीडरशिप आती है, और डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन आता है, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन आता है। जर्नली डायरेक्टिंग के चार चीजों से मिलकर डायरेक्टिंग बनी है। सुपरविजन डायरेक्टिंग का पार्ट है, प्लस कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग का पार्ट है, साथ में मोटिवेशन डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं, प्लस लीडरशिप डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो सर डायरेक्टिंग में कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना,
और लीड करना, ताकि काम कैसे खत्म हो जाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली खत्म हो जाए। ये बात भी आप वर्ड भी लिख लेंगे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं कि मोटिवेट करना, लीड करना, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। लास्ट में बात करते हैं कंट्रोलिंग की कि सर अब ये कंट्रोलिंग क्या है। देखो, कोई भी काम हवाबाजी में तो चल नहीं रहा है। पहले हमने किसी भी एक्टिविटी के लिए प्लान किया। प्लान का मतलब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर डिसाइड किया। अगर आपने ये सोचा है हमें ये करना है, इसके बाद आप उस काम को करना स्टार्ट भी तो करेंगे ना मेरे बच्चा। मान लो हमने वो काम यहाँ करना स्टार्ट कर दिया, तो काम जब आपने करना स्टार्ट कर दिया तो हम ये चेक करते हैं कि आप एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम उसी हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से आपने स्टैंडर्ड बनाया था। स्टैंडर्ड का मतलब एक्चुअल में, यानी कि जो काम अब हम कर रहे हैं क्या वो उसी हिसाब से कर रहे हैं जैसे पहले हमने सोचा था। इसी को कंपेयर करने की स्थिति को, इसी को इवेल्युएट करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग में हम ये इवेल्युएट करते हैं कि हमने जैसे सोचा था ऐसे ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, आपने सोचा है और आप ये इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे, पता कैसे चलेगा, या बाद में जाके पता चलेगा तो जब तक देर हो जाएगी। तो हमें देर थोड़ी करनी है, हमें टाइम पर रिजल्ट चाहिए। तो इसका मतलब जो आपने प्लान किया था और फिर जब आपने उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन किया तो आपको ये इवेल्युएट करना है कि इस प्रोसेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, जैसा सोचा है ऐसे ही चल रहा है ना। अगर ऐसे नहीं चल रहा है और कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को भी आपको वहां से दूर करना है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं मेरे बच्चा। चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। सर आपने बताया था कि इफेक्टिवनेस में हमें क्या देखना है कि अगर क्या आ जाए, अगर वर्ड आ जाए टी। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है इफेक्टिवनेस, यानी कि जिसमें बीच में टी आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पर ख़त्म करना है। तो इसका मतलब इफेक्टिवनेस का हमारा मतलब होता है कि आपको किसी भी हालत में काम को टाइम पर एंड करना है। ठीक, आपको काम को टाइम पे ख़त्म करना है। इसीलिए मेरे बेटा हम इसको पता क्या बोलते हैं, एंड रिजल्ट, यानी कि जो एंड रिजल्ट की तरफ फोकस्ड रहती है। ये जो हमारी इफेक्टिवनेस है इसका ध्यान रहता है एंड रिजल्ट की तरफ, यानी कि काम हमारा टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। इसको इस बात से मतलब है और बाकी किसी बात से मतलब नहीं है। साथ में काम टाइम पे तभी खत्म हो पाएगा जब हम डूइंग द राइट थिंग, यानी कि डूइंग द राइट थिंग या डूइंग द राइट टास्क, तभी काम टाइम पे खत्म हो पाएगा। सर इसका हमें एक एग्जांपल दे दो। तो सर एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं एक स्कूल के अंदर एक आपके क्या होते हैं सर, प्रिंसिपल सर होते हैं। तो प्रिंसिपल सर ने मिस्टर शोभित सर से कहा कि शोभित सर आप अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। प्रिंसिपल सर ने शोभित सर से बोला, शोभित सर आप अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ठीक, और आपको ये अकाउंट 6 मंथ में खत्म करना है। और बेटा जी हमने क्या कहा, हम अकाउंट्स नहीं पढ़ाएंगे और हम जाके क्लास में इको पढ़ाने लग गए और हमने इको को 6 महीने में खत्म कर दिया। तो क्या जो टास्क असाइन हुआ था वो खत्म हो पाया? नहीं सर, वो टास्क खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि आपसे जो टास्क आपको दिया गया था आपने वो परफॉर्म ही नहीं किया। तो इसका मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है इफेक्टिवनेस में टाइम पे जो काम खत्म करना है वही काम खत्म करना है जो आपको दिया गया है। आप दूसरे का काम खत्म नहीं करेंगे। आपको कहा गया था अकाउंट्स खत्म कीजिए, तो आपको अकाउंट्स खत्म करना था, कर दिया आपने। इकोनॉमिक्स खत्म, तो 6 महीने में खत्म तो कर दिया, लेकिन अकाउंट्स कहाँ खत्म किया आपने, इकोनॉमिक्स खत्म किया। तो सर इसका मतलब इफेक्टिवनेस नहीं हुई। इफेक्टिवनेस में जो काम आपको दिया जाता है आपको डियर वो काम खत्म करना होता है। तो चलिए जी, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं उस काम की जो हमें दिया जाए वही खत्म करना है, जिसको बोलते हैं डूइंग द राइट थिंग, यानी कि डूइंग द राइट थिंग या डूइंग द राइट टास्क। जो टास्क आपको दिया जाए, जो आपसे कहा जाए, आपको वही करना है, दूसरा काम नहीं करना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, कि एफिशिएंसी क्या। देखो मैंने बोला था ना एफिशिएंसी होता है, लेकिन मान लो मैं आपको याद करवा देता कि इफेक्टिवनेस, ठीक है, और इफेक्टिवनेस के बाद यहाँ पे एफिशिएंसी ना लिख के
मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, एफिशिएंट लिख दूं, तो फिर आप बोलोगे सर जी टी तो यहाँ भी आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिडल में जो टी आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है सर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा, ढंग से सुनना, इसका मतलब होता है कि हमें काम को कम कॉस्ट पर, हिंदी वाले बच्चों के लिए कम लागत पर खत्म करना होता है। हमें काम को कम कॉस्ट पे खत्म करना है, हमें काम को कम से कम वेस्टेज में खत्म करना है, ठीक है। वेस्टेज कैसी रहनी चाहिए, कम से कम। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका काम करने में इनपुट कम यूज हुआ हो और आपका आउटपुट कैसा आया हो, आपका आउटपुट ज्यादा आया हो, हम इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कम से कम वेस्टेज में। देखो कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं नो वेस्टेज, बेटा नो वेस्टेज तो पॉसिबल ही नहीं है, आप लिखना मिनिमम वेस्टेज। टास्क को मिनिमम वेस्टेज में खत्म करना, कम कॉस्ट पर खत्म करना, लीस्ट इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट में खत्म करना, साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ काम खत्म करना, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। सर इफेक्टिवनेस जरूरी है, एफिशिएंसी जरूरी है, मेरे बेटा जी दोनों ही जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, और वो दोनों जरूरी होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों जरूरी हैं। काम टाइम पे भी खत्म करना है, कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम इनपुट में खत्म करना है। दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी बोल देते हैं कि हमें ऑप्टिमम यूज करना है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। क्या बोल देते हैं बेटा जी, हम इसको बोल देते हैं कि रिसोर्सेज का कैसा यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है डूइंग द टास्क करेक्टिवली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। का टास्क आपको करेक्टिवली करना है, मिनिमम कॉस्ट में करना है, यानी कि मटेरियल, इक्विपमेंट और जितने भी पर्सन आपको चाहिए उनको इस हिसाब से आपको अरेंज करना है, इस हिसाब से आपको अरेंज करना है इन सभी चीज़ों को कि आपकी कॉस्ट कैसी आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है डूइंग थिंग राइटली या डूइंग टास्क राइटली। क्या लिखा हुआ है, डूइंग थिंग राइटली या डूइंग टास्क राइटली, ऐसा भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ था डूइंग द राइट टास्क, इसका मतलब था इफेक्टिवनेस से। डूइंग थिंग राइटली इसका मतलब है एफिशिएंसी से। सर इसको भी समझा दो। इसको हम ये बोल रहे हैं, सर प्रिंसिपल सर ने आपसे कहा था कि मिस्टर शोभित आप जाके अकाउंट्स पढ़ाइए, तो उसको बोल रहे थे हम डूइंग द राइट टास्क। अब मिस्टर शोभित क्लास में जाके अकाउंट्स ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर शोभित नहीं कोई और ले लेते हैं क्योंकि आगे चीजें बिगड़ जाएंगी। मान लेते हैं मिस्टर ए क्लास में जाके अकाउंट्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस अकाउंट को वो गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो टास्क तो जो उनको दिया गया है मिस्टर ए को वो वही कर रहे हैं, लेकिन उस टास्क को वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उस गलत तरीके से अगर वो टास्क को कर रहे हैं तो दैट मीन्स उन्होंने जो भी किया वो खराब ही किया, ठीक है। गांव की भाषा में कहेंगे जो भी किया उन्होंने फजीता ही किया। तो इसका मतलब वो टास्क दोबारा भी तो खत्म करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने